हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। जिस तरह के आप लोगों को बताया, आपका भाई फैसल बैंक लिमिटेड क्या है फंडामेंटल एनालिसिस डाल चुका है। वीडियो आ गई है, जाके देखो और फिर ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देखो ताकि फिर सही सही समझ आए चीज़ों की, और फिर जाके इन्वेस्ट करो या ना करो, ये सोचना है आपने। ठीक है, तो फैसल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस ये मैं करने लगा हूँ, और फैसल बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस आपको अपलोड आपके लिए कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन्स मार्क करते हैं, जो लिक्विडिटी जोन्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम ट्रेंड लाइंस कुछ ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें प्राइस रेंजेस के बारे में थोड़ा बताएंगी। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके थ्रू हमें प्राइस रेंजेस पता लगेंगी। ये एक चीज़ होगी। अच्छा, अगर यहाँ पे हम गौर से देखें ना तो जिस तरह के हमें पता है कि रैली कब आई थी, रैली आई थी अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। यहाँ अक्टूबर में रैली आना स्टार्ट हुई, रैली से स्टॉक ऊपर चला गया। लेकिन अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से ये यहीं पे अड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे, अगर मैं इस दिन से देखूँ, इस दिन से मतलब दिसंबर से लेकर आज है, कल मतलब कल थी 2 फेब, तो ये स्टॉक यहीं पे चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहीं पे एक्यूमुलेशन इसकी चलती जा रही है। अगर अगर आप लोग गौर से देखो ना तो इसमें जो लोगों का इंटरेस्ट है ना वो इतना अभी शो नहीं हो रहा। यहाँ से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, और इस स्टॉक को 33 की प्राइस पे लेके जाके छोड़ दिया, और तब से हल्की फुल्की बस सेलिंग हुई जा रही है, हल्की फुल्की बाइंग हुई जा रही है, और ये साइडवेज एक स्टॉक लगा हुआ है। अच्छा, अगर इसकी रेंजेस मार्क करी जाए तो इसकी कुछ रेंजेस हम मार्क कर लेते हैं। दो रेंजेस हैं हमारे पास, एक 29.9 रुपीज़ और एक 34.52 रुपीज़। ये दो रेंजेस हैं हमारे पास फैसल बैंक के लिए। ठीक है, अगर हम इसका वीकली देखें तो वीकली में देखते हैं कि ये कभी बैंक ऊपर गया था, और ये अब रेंजेस से टकरा रहा है। तो क्यों टकरा रहा है? तो अगर हम यहाँ पे देखें ना तो इसकी सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं ये वाला जोन। ठीक है, जहाँ से ये पुश लिया था इसने। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने हल्की माइनर सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, फिर यहाँ पे इसने रिजेक्शन लेने की कोशिश की थी। ठीक है, और फिर ये नीचे आ गया, ये आ गया 21 से 9 रुपये पे, इस तरह। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आज देखें तो यहाँ पे दोबारा यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब 34.53 की लाइन से दोबारा रिजेक्ट हो रहा है, इस लाइन से जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही थी। तो जो लोग कहते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती, तो ये उनके लिए थी बात। ठीक है, तो हमने जोन्स भी मार्क कर लिए, हमने देख लिया कि ये इसी लाइन में घूमी जा रहा है, एक्यूमुलेशन चल रही है। ठीक है, अब हमने करना क्या है? अब बात को से सुनो। चूंकि लोगों को अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाके एवरेज को देखें तो एवरेज से नीचे नीचे वॉल्यूम्स लग रहे हैं। ठीक है, इतने कोई खास वॉल्यूम्स नहीं लग रहे, लेकिन जब ये इसमें इंटरेस्ट पैदा होना स्टार्ट हुआ था तब वॉल्यूम्स देखे कितने लग रहे थे। मतलब नवंबर दिसंबर रैली में कितने वॉल्यूम्स लग रहे थे, लेकिन अब इसमें वॉल्यूम्स कोई नहीं लग रहे। ठीक है, तो ये एक देखने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ट्रेंड को फॉलो करता है तो कहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ पे पाथ बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरह का कोई पाथ बनता है। ठीक है, ये इस तरह का पाथ बनता है, तो अगर इसने जाना है ना तो यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो और अगर इसने जाना है तो इसने इस रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा। 34.52 को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये 34.52 को क्रॉस करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 41.29। ठीक है, क्योंकि हमने वो उसको देख लिया है कि नेक्स्ट टारगेट हमारा ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो 41.29 एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, लेकिन ये एक जोन है। इसे 5, आप समझ लें कि ये 5 रुपया नीचे ऊपर हो सकता है, 2-3 रुपये का हिसाब लगा ले। मतलब 39 से 41 की रेंज में अगर आए तो वो बाइंग रेंज हमारी हो सकती, वो टारगेट रेंज हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टारगेट रेंज सर्च करूँ, इन केस ये हमारी टारगेट रेंज हो सकती है। इन केस
ये इसको ब्रीच करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा, ये नीचे जाता है फिर दोबारा बाइंग लेकर ऊपर आता है फिर दोबारा नीचे चला जाता है, लेकिन इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई हमारे लिए देखने वाली। क्या अगर 34.52 की रेंज को ब्रीच करेगा तो जाएगा कहाँ पे, 39 से 41 की रेंज तक, तो हम उसका टारगेट ले सकते हैं। इसको ब्रीच करेगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है, और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, अगर इसको ब्रीच ना किया तो इसको जरूर नीचे आना पड़ेगा 29.97 की रेंज को क्रॉस करने के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, हमारे पास ये चीज है देखने वाली। ठीक है, 29.93 को जब इसने ब्रीच करेगा नीचे जाएगा तो हमारे लिए नेक्स्ट रेंज होगी 26.30। ठीक है, अगर हम छोटे माइनर माइनर रेंजेस को भी देखें तो हमारे पास ये रेंज होगी 27.44 तक की रेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हम माइनर रेंजेस को भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं तो 29 से नीचे गया पहला टारगेट हमारा होगा 27.44, दूसरा टारगेट होगा 26.30, तीसरा टारगेट होगा 24.97 और आखिरी टारगेट होगा 21.77, जिसमें हमने अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ठीक है, और सेम गोज विद अक्यूमुलेशन, अगर नीचे जाता है तो हम थोड़ा माल यहाँ पे उठाएंगे, थोड़ा यहाँ पे उठाएंगे, थोड़ा यहाँ पे उठाएंगे, थोड़ा यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, ये एक चीज होगी। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं कि इस पे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली क्या जोन्स बनते हैं जिसमें सपोर्ट बन सकती है, क्योंकि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तो वो मार्क कर लिया, लेकिन अब हम टूल से मार्क करने की कोशिश करते हैं कि उससे हमें क्या पता लगता है। अगर हम ये रिट्रेसमेंट को यहाँ पे लगाएं तो हमें ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है। अगर हम मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो ये वाली रेंजेस 24 से 26 की रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे उठ के वापस जा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से उठ के कितनी लंबी मूव आई। ठीक है, तो हम यहाँ से भी अगर ये नीचे गिरता है, मतलब 29.97 को ब्रीच करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 27.44 को तो टारगेट करेगा ही, लेकिन इस रेंज में भी जरूर आएगा अगर ये नीचे जाता है। तो ये हमें रिट्रेसमेंट टूल से पता लग गया। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ कि जब इसको ब्रीच करेगा तो ये 39 से 41.29 की रेंज में जरूर जाएगा। तो हमें अपनी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियोज को टारगेट करके चलना है। अगर हम यहाँ से टारगेट लगाएं, अगर हम यहाँ पे सपोज ये ऊपर जाता है और हम एंट्री लेते हैं तो हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं मैक्सिमम, हम मैक्सिमम 19% का प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि 6.67 रुपीज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो हम कितने लॉस में जा सकते हैं, अगर नीचे गिरता है तो हम तकरीबन 18.70 के लॉस में जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना नीचे गिरता है। मैं इस रेंज में ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग रेंज होती है इस केस में। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो से सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आता है। ठीक है, मैं किस लिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को आए। ठीक है, मेरी वर्किंग देख के कोई भी इंसान, कोई भी लोग आप लोगों के सामने वर्किंग नहीं करते। जिस तरह कोई भी अपनी ट्रिक्स नहीं बताता कि ये करता है, ये टूल यूज करना चाहिए, इसके टारगेट ऐसे निकालने हैं, पाथ ऐसे फाइंड करना है, ट्रेंड लाइन ऐसे निकालनी है, चैनल ऐसे बनाने हैं, कोई आपको नहीं सिखाएगा। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्यों? फ्री में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। वो आप लोगों के थ्रू होगी, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। तो आप लोगों को सिखा इसलिए रहा हूँ, खुद सामने वर्किंग इसलिए कर रहा हूँ, वॉल्यूम्स के बारे में बता रहा हूँ, एवरेजेस के बारे में बता रहा हूँ, मजीद इंशाल्लाह मजीद बताऊंगा। इतना इतना आप कंफर्म अपने इस दिमाग में बिठा लें, तो मजीद इस पे बताऊंगा। कहोगे तो ट्यूटोरियल्स भी बना दूंगा, लेकिन काम आपको खुद करना है, एनालिसिस आपको खुद करना है, मेरे एनालिसिस पे नहीं रहना। जब तक मेरे एनालिसिस पे रहोगे तब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद सोचना है कि सपोज मैं कल चैनल बंद कर देता हूं, सपोज, तो इससे आपने मेरे से क्या सीखा है, आपने मेरे से एनालिसिस सीखा है कि नहीं। ये चीजें कहीं और कोई नहीं सिखा रहा, जहां तक मैंने देखा है पाकिस्तान में।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ये टारगेट्स लगाना, ये रेंजेस डिफाइन करना, सामने वर्किंग करना, रिट्रेसमेंट्स लगाना कोई नहीं सिखा रहा। तो आप लोगों को खुद सीखना है, मैं आप लोगों का साथ दूंगा। आप लोगों ने कमेंट्स में पूछना है कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। मैं अगली वीडियोस में या कमेंट्स में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने बेहतर करना है, हमारे अलावा कोई है नहीं। हम यूथ है, हम वन ऑफ द कंट्रीज हैं जिसमें मोस्टली यूथ रहती है, और अ, ये हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल बात भी है और हमारे लिए सबसे बुरी बात भी है, क्योंकि इसमें वेजेस जो है ना वो उसको बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। वेजेस बहुत कम हो गई हैं, मिनिमम वेज 30,000, जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो हमने इसको खुद मैनेज करना है, हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को खुद देखना है, हमने अपने लॉसेस को खुद देखना है। कोई किसी के लॉस का क्लेम नहीं करता, कोई किसी के प्रॉफिट का क्लेम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी छोटी बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स किया करें, कमेंट्स के बगैर मज़ा नहीं आता, पता चलता कि भैया आप लोग सीख रहे हैं। कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। इर्दा जुल्फ़िकार साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।